हेलो दोस्तों, आज हम फिर सीटेट एमसीक्यू प्रश्नों के क्रम में चौथा वीडियो बना रहे हैं जो टॉपिक है जेरोम ब्रूनर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जेरोम ब्रूनर किस देश के प्रसिद्ध महावैज्ञानिक थे? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो आपको पता होगा कि जेरोम ब्रूनर कहाँ के प्रसिद्ध महावैज्ञानिक थे। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं बताई? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर डी 5। तो बताइए जेरोम ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई? तो जेरोम ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? ऑप्शन नंबर बी 3 अवस्थाएं बताई थी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जेरोम ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? चलिए ऑप्शन नंबर ए है हमारा आइकोनिक, इनएक्टिव, सिंबॉलिक। ऑप्शन नंबर बी है हमारा इनएक्टिव, आइकोनिक, सिंबॉलिक। ऑप्शन नंबर सी है हमारा सिंबॉलिक, आइकोनिक और इनएक्टिव। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा इनएक्टिव, सिंबॉलिक और आइकॉनिक। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रूनर के अनुसार बालक सबसे पहले किस माध्यम से सीखता है? ऑप्शन नंबर ए संकेतों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी दृश्य चित्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी शारीरिक क्रियाओं द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भाषा द्वारा। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर है शारीरिक क्रियाओं द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इनएक्टिव स्टेज, क्रियात्मक अवस्था मुख्य रूप से किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो बताइए इनएक्टिव एज किस आयु वर्ग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 11 से वर्ष से ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा राइट ऑप्शन क्या है? जन्म से 1-2 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज प्रतिबिंबात्मक अवस्था में बालक ज्ञान को किस रूप से संचित करता है? चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है गति क्रियाओं के द्वारा, मानसिक छवि व चित्रों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी शब्द और प्रतीकों के रूप में, ऑप्शन नंबर डी तर्क और अमूर्त विचारों के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर है मानसिक छवियों एवं चित्रों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। सिंबॉलिक स्टेज, सांकेतिक अवस्था का मुख्य माध्यम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें है शारीरिक गति, ऑप्शन नंबर बी दृश्य प्रतिमाएं, ऑप्शन नंबर सी भाषा और संकेत, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा राइट आंसर क्या है? भाषा और संकेत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, खोज पूर्व अधिगम डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी जेरेम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर डी बीएफ स्किनर। 5 सेकेंड का समय देते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इसका सही आंसर है। चलिए अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेरेम ब्रूनर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, सर्पिल पाठ्यचर्या स्पाइरल करिकुलम का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जेरेम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर बी जॉन डीवी, ऑप्शन नंबर सी ब्लोम, ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का? इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए जेरेम ब्रूनर। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा शास्त्र में एस्केप फोल्डिंग पार ढांचा का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ले वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर बी जेरेम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी नोआम चोमस्की, ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है नोआम चोमस्की, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना या जूते के फीते बांधना सीखता है, ब्रूनर के अनुसार यह किस अवस्था में है? ऑप्शन नंबर ए इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड, ऑप्शन नंबर सी सिंबॉलिक मोड, ऑप्शन नंबर डी एब्स्ट्रैक्ट मोड। तो बताइए ये किस मोड में है? तो ये है इनएक्टिव मोड, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए इनएक्टिव मोड। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है, एक छात्र मानचित्र मैप देखता है, एक छात्र मानचित्र मैप देखता है, देखकर रास्ते को समझता है, यह ब्रूनर की किस अवस्था को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए इनएक्टिव एज, ऑप्शन नंबर बी आइकॉनिक स्टेज, ऑप्शन नंबर सी सिंबॉलिक स्टेज, ऑप्शन नंबर डी सेंसोरी स्टेज। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का? क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा राइट आंसर है आइकॉनिक स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है आइकॉनिक स्टेज। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, गणित में बीज गणितीय सूत्रों जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को समझना ब्रूनर के किस अनुसार किस अवस्था में आता है? यानी कि गणित में बीज गणितीय सूत्रों जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को समझना ब्रूनर के अनुसार किस अवस्था में आता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा इनएक्टिव स्टेज, ऑप्शन नंबर बी आइकॉनिक स्टेज, ऑप्शन नंबर सी सिंबॉलिक स्टेज, ऑप्शन नंबर बी कॉन्क्रीट स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या है? सिंबॉलिक स्टेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14, प्राथमिक कक्षा में शिक्षक जोड़ घटाव सिखाने के लिए कंकड़ या तिलियों का उपयोग करता है, यह किस अवस्था का समर्थन करता है? मतलब प्राथमिक कक्षा में शिक्षण क्या करता है? जोड़ घटाव सिखाने के लिए कंकड़ या माचिस की तिलियों का उपयोग करता है, यह किस अवस्था का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर ए आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर बी इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर सी सिंबॉलिक, ऑप्शन नंबर डी रूट। तो बताइए ये किस अवस्था का समर्थन करता है?
तो ये करता है इनएक्टिव। किस अवस्था का समर्थन करता है? इनएक्टिव का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चा सेब का चित्र देखकर पहचान लेता है कि यह सेब है। यह किस मोड के अंतर्गत आता है? यह किस मोड के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर बी हमारा आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिंबॉलिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा वर्बल। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइकॉनिक। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलिए। अमूर्त विचारों और सिद्धांतों को व्यक्त करने के लिए भाषा का उपयोग करना ब्रूनर की किस अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए सांकेतिक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सी क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो बताइए किस अवस्था को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है क्या? 16 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांकेतिक अवस्था को दर्शाता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ब्रूनर के अनुसार बालकों में विचार प्रक्रिया का विकास किस दिशा में होता है? यानी कि ब्रूनर के अनुसार बालकों में विचार प्रक्रिया का विकास किस डायरेक्शन में होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा अमूर्त से मूर्त, ऑप्शन नंबर बी हमारा मूर्त और क्रियात्मक से अमूर्त, ऑप्शन नंबर सी है हमारा केवल सांकेतिक से गतिक, ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल रटने से समझने की ओर। तो कल हम आपको बताए थे कि जहां भी केवल आएगा तो केवल निगेटिव वर्ड है, यानी कि दो ऑप्शन तो आप ऐसे काट देंगे, यानी कि ये ऑप्शन गलत है और ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों को यहीं से काट सकते हैं आप। उसके बाद अमूर्त मतलब होता है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती है उसके बारे में अगर कोई आदमी सोचता है तो इसको कहा जाता है अमूर्त थिंकिंग। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है अमूर्त से मूर्त की तरफ। जो चीजें नहीं दिख पा रही है बच्चा उसके बारे में सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी बुद्धि लब्धि उतनी डेवलप नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है, यानी हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मूर्त से क्रियात्मक से अमूर्त की तरफ, यानी कि पहले मूर्त, मूर्त और उसके बाद फंक्शनल और उसके बाद अमूर्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। जब बालक किसी वस्तु को बिना छुए केवल उसके चित्र से समझ जाता है तो वह किस चरण में है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर बी हमारा आइकॉनिक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सिंबॉलिक, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंट्यूटिव। तो चलिए इसका हमारा राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर है आइकॉनिक। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। किसी भी विषय को किसी भी उम्र के बच्चे को बौद्धिक रूप से प्रमाणिक तरीके से सिखाया जा सकता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन नंबर सी वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर डी कोहलबर्ग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है हमारा? जेरोम ब्रूनर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ब्रूनर के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ध्यान धारणा पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर बी है हमारा अर्जन रूपांतरण मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर डी है हमारा संवेदना प्रत्यक्षीकरण चिंतन। तो बताइए ब्रूनर के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण कौन से हैं? तो 3 मुख्य चरण है। ऑप्शन नंबर
बी यानी कि एक्विजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इवेल्युएशन, यानी अर्जन, रूपांतरण और मूल्यांकन। इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सर्पिल पाठ्यचर्या स्पाइरल करिकुलम का मूल सिद्धांत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एक ही विषय को बार बार पढ़ाया लेकिन हर बार अधिक जटिलता। ऑप्शन नंबर बी है हमारा पूरे पाठ्यक्रम को एक ही बार में समाप्त करना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा केवल चित्र दिखाकर पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है हमारा परीक्षा के समय दोहराव करना। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? सर्पिल पाठ्यचर्या का मूल सिद्धांत क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले केवल चित्र दिखाकर पढ़ाना, यानी कि ये गलत है। पूरे पाठ्यक्रम को एक ही बार में समाप्त कर देना है भी निगेटिव है, ये भी कहानी खत्म है। ऑप्शन नंबर सी हमारा परीक्षा के समय दोहराव करना, और एक ऑप्शन बच गया एक ही विषय को बार बार पढ़ाना लेकिन हर बार अधिक जटिलता और गहराई के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा, ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन में थोड़ी सी गलती हुई है, मिस्टेक्स हुई है। ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए कि बढ़ती जटिलता के साथ दोहराना। तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए बढ़ती जटिलता, बढ़ती जटिलता के साथ दोहराना। आप लोग लिख लेंगे। बढ़ती जटिलता के साथ दोहराना। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए केवल व्याख्यान देना। ऑप्शन नंबर बी सुविधादाता और मार्गदर्शक। ऑप्शन नंबर सी सख्त अनुशासक। ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा नियंत्रक। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो बनाने का तरीका क्या होगा हमारा एग्जामिनेशन हॉल में? तो सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे सोचेंगे केवल व्याख्यान देना, केवल नेगेटिव वर्ड है, यानी ये ऑप्शन गलत है। केवल परीक्षा नियंत्रक, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। अब देखिए यहाँ सख्त, अनुशासक, अनुशासक तो पॉजिटिव वर्ड है लेकिन सख्त क्या है? निगेटिव वर्ड है। बच्चे को सिखाने के लिए सख्त नहीं हो सकते आप, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। तो बचा कौन? एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। सुविधादाता और मार्गदर्शक होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर की होनी चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ब्रूनर का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद। ऑप्शन नंबर बी निर्मितवाद या संरचनावाद। ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणवाद। ऑप्शन नंबर डी गेस्टलावाद। तो चलिए हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है? बताइए आप लोग। 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास। इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्मितवाद या संरचनावाद। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कवरी लर्निंग खोजपूर्ण अधिगम में विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। ऑप्शन नंबर बी स्वयं अन्वेषण करके ज्ञान का निर्माण करता है।
ऑप्शन नंबर सी केवल शिक्षकों की बातों को रटता है। ऑप्शन नंबर डी केवल गृह कार्य को पूरा करता है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे? दो ऑप्शन तुम्हारे ऐसे ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी केवल आ गया निगेटिव वर्ड है, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर डी केवल आ गया निगेटिव वर्ड है, खत्म। अब देखिए दो ऑप्शन बचे हमारे पास। एक है ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना। तो डिस्कवरी लर्निंग में क्या होना चाहिए? डिस्कवरी का मतलब खोज। तो बच्चा जब निष्क्रिय रहेगा तो खोज कर ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का आंतरिक कारक कौन सा है जो सीखने को प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर ए बाह्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी दंड का भय। ऑप्शन नंबर सी आंतरिक अभिप्रेरणा एवं जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर डी ग्रेड्स। ब्रूनर के अनुसार अधिगम का आंतरिक कारक मतलब अंदरूनी कारण क्या है जिससे बच्चा सीखने को प्रेरित करता है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा एवं जिज्ञासा। यानी कि बच्चे के अंदर जितनी ज्यादा जिज्ञासा होगी उसे सीखने के लिए उतना ही ज्यादा प्रेरित करेगा। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। ब्रूनर के अनुसार चिंतन की मूल इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए संवेग। ऑप्शन नंबर बी वर्गीकरण संप्रत्ययन। ऑप्शन नंबर सी प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऑप्शन नंबर डी केवल शब्द। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए हो गया 5 सेकंड पूरा। अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वर्गीकरण या संप्रत्ययन, यानी कि कैटेगराइजेशन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। एक शिक्षक सबसे पहले वास्तविक मॉडल दिखाता है, फिर चित्र दिखाता है और अंत में सूत्र लिखवाता है। यह किस क्रम का पालन कर रहा है? यानी कि एक शिक्षक सबसे पहले वास्तविक मॉडल दिखाता है, फिर चित्र दिखाता है। यानी कि पहले वास्तविक रियल मॉडल दिखा रहा है, फिर चित्र दिखा रहा है और अंत में क्या कर रहा है? सूत्र लिखवाता है। यह किस क्रम का पालन कर रहा है? चलिए ऑप्शन नंबर ए सिंबॉलिक, आइकॉनिक और इनेक्टिव। ऑप्शन नंबर बी इनेक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ऑप्शन नंबर सी आइकॉनिक, इनेक्टिव, सिंबॉलिक। ऑप्शन नंबर डी इनेक्टिव, सिंबॉलिक और आइकॉनिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा राइट आंसर क्या है? आपको याद रखना हमेशा कि पहला स्टेज जेरेम ब्रूनर ने बताया था इनेक्टिव, दूसरा बताया था आइकॉनिक और तीसरा बताया था सिंबॉलिक। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। जेरोम ब्रूनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किस वर्ष प्रकाशित की थी? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जेरेम ब्रूनर की प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। और ये किस वर्ष पब्लिश हुई थी? चलिए ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1960, ऑप्शन नंबर सी 1975, ऑप्शन नंबर डी 1985। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1960। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। ब्रूनर के अनुसार सहजात्मक चिंतन को कक्षा में ऑप्शन नंबर ए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंधित कर देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसमें बहुत सारा निगेटिव है, यहीं से हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो पहले प्रतिबंधित कर देना चाहिए, निगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित करना चाहिए, निगेटिव वर्ड है। नजरअंदाज किया जाना चाहिए, निगेटिव वर्ड है। यानी कि एक ऑप्शन बचा और ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और यही हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। चलिए ब्रूनर की कैटेगराइजेशन थ्योरी के अनुसार मनुष्य पर्यावरण को कैसे समझता है? ऑप्शन नंबर ए चीजों को श्रेणियों में वर्गीकृत करके,
ऑप्शन नंबर बी केवल रटकर, ऑप्शन नंबर सी केवल भाषा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर सी बिना किसी संरचना के। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाने का तरीका, आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में सीडीपी का क्वेश्चन बनाएं या पेडागोगी का, तो हमेशा ध्यान रखें कि निगेटिव बातें जो भी होगी वो आपका सही उत्तर नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले केवल भाषा के माध्यम से गलत है, केवल वर्ड आ गया। बिना किसी केवल रटकर, ये भी गलत है आपका। बिना किसी संरचना के, ये भी गलत है। बिना किसी संरचना के मनुष्य पर्यावरण को समझ ही नहीं सकता है। तो चीजों को श्रेणियों में वर्गीकृत करके, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 के तरफ। पियाजे और ब्रूनर के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है? यहां आपको बताना है कि जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत में मुख्य अंतर क्या है, मेन डिफरेंट क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रूनर विकास में भाषा और संस्कृति के प्रभाव को पियाजे की तुलना में अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पियाजे ने 3 अवस्थाएं बताई जबकि ब्रूनर ने 4। ऑप्शन नंबर सी, ब्रूनर निर्मितवादी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, पियाजे ने खोजपूर्ण अधिगम का समर्थन नहीं किया। तो सबसे पहले कि ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पियाजे ने 3 अवस्थाएं बताई, अब ब्रूनर ने 4। ब्रूनर भी 3 अवस्था बताए थे, इसलिए ऑप्शन गलत है। पियाजे ने खोजपूर्ण अधिगम का समर्थन नहीं किया, ये भी बात गलत है, किया था। ब्रूनर निर्मितवादी नहीं है, ये गलत है। ब्रूनर निर्मितवादी है क्योंकि ये बताता है कि बच्चा पहले इनएक्टिव है, फिर आइकॉनिक है, फिर सिंबॉलिक है, यानी बच्चे का निर्माण हो रहा है स्टेज बाय स्टेज में। तो एक ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, यानी ब्रूनर विकास में भाषा और संस्कृति के प्रभाव को पियाजे की तुलना में अधिक महत्व देते हैं, यही मुख्य अंतर है। बाकी इन दोनों के विचारों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 के तरफ। चलिए ये जाना पहचाना क्वेश्चन होगा आपके लिए मे बी। एस्केप फोल्डिंग सहायता पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये जीन पियाजे में भी आपने पढ़ा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर ए, छात्र का काम खुद कर देना। ऑप्शन नंबर बी, छात्र को अस्थायी सहायता देना ताकि वह स्वतंत्र रूप से समस्या हल कर सके। ऑप्शन नंबर सी, छात्र को सजा देना। ऑप्शन नंबर डी, छात्र को हमेशा के लिए निर्भर बनाना। देखिए इस क्वेश्चन को भी आप कैसे बना सकते हो, तो इसमें निगेटिव चीजें छांटिए। छात्र का काम खुद कर देना, खुद काम कर दीजिएगा तो वो सीख ही नहीं पाएगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत है। छात्र को सजा देना, सजा दीजिएगा तो वो डर जाएगा, डर जाएगा तो फिर वो सीखने के लिए एक्टिव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी, छात्र को हमेशा के लिए निर्भर बनाना, अगर हमेशा के लिए आप निर्भर बनाते हैं तो वो चीजों को सीख करके उसको उपयोग में नहीं ला सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, छात्र को अस्थायी सहायता देना ताकि वह स्वतंत्र रूप से समस्या हल कर सके। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। ब्रूनर के अनुसार ज्ञान को प्रस्तुत करने का सबसे परिपक्व तरीका कौन सा है? तो चलिए ऑप्शन नंबर ए क्रियात्मक, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंबात्मक, ऑप्शन नंबर सी सांकेतिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रूनर के अनुसार ज्ञान को प्रस्तुत करने का सबसे परिपक्व तरीका क्या है? इसने कहा कि सिंबॉलिक रूप से बच्चों को पढ़ाया जाए, तो इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। खोजपूर्ण अधिगम डिस्कवरी लर्निंग में किस प्रकार के तर्क का उपयोग अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए आज्ञानात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर बी निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर सी अंधविश्वास, ऑप्शन नंबर डी केवल स्मृति आधारित प्रश्न। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है आज्ञानात्मक तर्क, यानी इंडक्टिव रीजनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35।
ब्रूनर के अनुसार ट्रांसफॉर्मेशन रूपांतरण चरण का क्या कार्य है? ऑप्शन नंबर ए, नई जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी, प्राप्त ज्ञान का उपयोग नई स्थितियों में करना। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान की शुद्धता की जांच करना। ऑप्शन नंबर डी, पुरानी बातें भूलना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान का नई स्थितियों में उपयोग करना। ज्ञान का उपयोग नई स्थितियों में करना, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। एक विज्ञान शिक्षक छात्रों को स्वयं प्रयोग करके निष्कर्ष निकालने का अवसर देता है। यह शिक्षण विधि किस पर आधारित है? यानी कि एक साइंस का टीचर है, वो बच्चों को कहता है कि स्वयं प्रयोग करो और इसका निष्कर्ष निकालो। तो ये किस प्रकार की शिक्षण विधि है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसमें स्किनर के अनुबंधन पर। ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर के खोजपूर्ण अधिगम पर। ऑप्शन नंबर सी, पावलोव के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक के नियम पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा राइट आंसर क्या है? खोजपूर्ण अधिगम। खोजपूर्ण अधिगम की बात कौन करता है? तो खोजपूर्ण अधिगम का बात ब्रूनर के खोजपूर्ण अधिगम पे। ब्रूनर यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर ए, एक सतत और संरचित प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, केवल जैविक परिपक्वता पर निर्भर है। ऑप्शन नंबर सी, केवल 18 वर्ष के बाद शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी, पूरी तरह से आकस्मिक होता है। तो बताइए इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? तो देखिए ब्रूनर के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? एक सतत और संरचित प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रूनर के अनुसार कक्षा में अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय रूप से सुनना। ऑप्शन नंबर बी, संरचना अनुक्रम और सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर सी, केवल पाठ्य पुस्तक रटना। ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रतिक्रिया न देना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संरचना अनुक्रम और सुदृढ़ीकरण, यानी स्ट्रक्चर सीक्वेंस एंड रीइंफोर्समेंट। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बच्चा जब 3 + 5 = 8 को संख्याओं के रूप में हल करता है तो ब्रूनर के अनुसार वह किस अवस्था में कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए, इनएक्टिव। ऑप्शन नंबर बी, आइकॉनिक। ऑप्शन नंबर सी, सिंबॉलिक। ऑप्शन नंबर डी, कॉन्क्रीट। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सिंबॉलिक। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, ब्रूनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कोई भी संप्रत्यय कॉन्सेप्ट सिखाते समय सबसे पहले क्या प्रदान किया जाना चाहिए? क्या प्रदान किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, परिभाषाएं और सूत्र। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष अनुभव और ठोस वस्तुएं। ऑप्शन नंबर सी, जटिल रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर डी, केवल कठिन शब्द। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा राइट आंसर क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव और ठोस वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ब्रूनर के अनुसार पाठ्यचर्या का संगठन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हमारा रेखीय। ऑप्शन नंबर बी है हमारा सर्पिल। ऑप्शन नंबर सी हमारा असंबंध। ऑप्शन नंबर डी हमारा केवल परीक्षा केंद्रित। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा राइट आंसर क्या है?
ब्रूनर के अनुसार पाठ्यचर्या का संगठन कैसा होना चाहिए? स्पाइरल होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? राइट आंसर है, सर्पिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। ज्ञानात्मक संरचना का निर्माण पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है। ब्रूनर के इस विचार का समर्थन कौन सा कथन करता है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे केवल रटकर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चे स्वयं खोज करके और गतिविधियों द्वारा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी, वातावरण का सीखने में कोई योगदान नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो ऑप्शन पढ़ते पढ़ते बना सकते हैं। पहल कैसे? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आपका उसमें केवल है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। देखिए एकमात्र, यानी कि ये भी मतलब ऐसा वर्ड है जो नेगेटिव आएगा टीचिंग में, तो ये भी गलत। वातावरण का सीखने में कोई योगदान नहीं है, ऐसा नहीं, हम लोग वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। यानी ऑप्शन बचा एक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 के तरफ। ब्रूनर की आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन पियाजे की किस अवस्था से मेल खाती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका संवेदीगामक। ऑप्शन नंबर बी है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर सी है मूर्त संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर डी है औपचारिक संक्रियात्मक। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा राइट आंसर क्या है? तो ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ब्रूनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को क्या माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा खाली स्लेट। ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान का सक्रिय निर्माता। ऑप्शन नंबर सी हमारा केवल सूचना का संग्राहक। ऑप्शन नंबर डी हमारा यांत्रिक तंत्र। तो बताइए ब्रूनर के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी को क्या माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ज्ञान का सक्रिय निर्माता, एक्टिव क्रिएटर ऑफ नॉलेज। बच्चा क्या होता है? एक्टिव क्रिएटर ऑफ नॉलेज होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। यदि एक शिक्षक कक्षा 6 के छात्रों को पर्यावरण संरक्षण पढ़ाते समय उनके दैनिक कार्यों पर चर्चा करती है, फिर पोस्टर दिखाती है और अंत में नियम बताती है, तो वह किस मॉडल का अनुसरण कर रही है? इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग इसके पहले भी किए थे। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है EIS। क्या याद रखना है? EIS, यानी कि ऑप्शन नंबर में देखिए पहला है इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। ऑप्शन नंबर बी है आपका सिंबॉलिक, इनएक्टिव, आइकॉनिक। ऑप्शन नंबर सी आपका आइकॉनिक, सिंबॉलिक, इनएक्टिव। ऑप्शन नंबर डी है आपका केवल सिंबॉलिक। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको याद क्या रखना है? EIC, यानी कि पहला स्टेज आपका होगा इनएक्टिव, दूसरा होगा आइकॉनिक और तीसरा होगा सिंबॉलिक। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्रूनर के अनुसार ब्रूनर के सिंबॉलिक मोड की मुख्य सीमा, लिमिटेशन क्या हो सकती है यदि इसे शुरुआत में ही इस्तेमाल किया जाए? ऑप्शन नंबर ए है आपका यह बहुत आसान होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिना ठोस आधार के बालक के लिए अमूर्त संकेतों को समझना कठिन हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका इससे समय की बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यह केवल खेल पर आधारित है। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिना ठोस आधार के बालक के लिए अमूर्त संकेतों को समझना कठिन हो सकता है, इसीलिए 46 का बी हमारा राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। ब्रूनर के अनुसार अधिगम के मूल्यांकन का चरण में क्या शामिल है? यानी ब्रूनर के अनुसार अधिगम के मूल्यांकन चरण में क्या शामिल है? ऑप्शन नंबर ए हमारा छात्र का ग्रेडिंग करना।
ऑप्शन नंबर बी है, यह जांच करना कि क्या प्रयुक्त जानकारी समस्या समाधान के लिए सही पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी हमारा छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलतियों के लिए दंड देना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जांच करना कि क्या प्रयुक्त जानकारी समस्या समाधान के लिए सही और पर्याप्त है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, ब्रूनर के खोजपूर्ण अधिगम का एक प्रमुख लाभ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, यह छात्रों में समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी, इससे पाठ्यक्रम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक को मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑप्शन नंबर डी, इसमें किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा राइट आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह छात्रों में समस्या समाधान और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। चलिए चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, रिप्रेजेंटेशन थ्योरी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पियाजे के सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर बी है ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर सी हमारा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को। ऑप्शन नंबर डी है बांडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को। चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस सेशन के, क्वेश्चन नंबर 50। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सीटेट पेपर 2 शिक्षण शास्त्र जेरोम ब्रूनर के अनुसार बाल केंद्रित कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित व्याख्यान। ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्न पूछने और खोजबीन के अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी, बालक को केवल दिशा निर्देश देना। ऑप्शन नंबर डी, बार बार लिखित परीक्षा लेना। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं, निगेटिव को छांट करके। चलिए इसको बनाने का तरीका सिखाते हैं आपको। तो पहले केवल पाठ्य पुस्तक, केवल निगेटिव वर्ड है, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। इस ऑप्शन में भी केवल वर्ड आ रहा है, यानी ये भी गलत हो गया। बार बार भी निगेटिव वर्ड है, तो यानी कि बार बार लिखित परीक्षा लेना, ये भी गलत है हमारा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्न पूछने और खोजबीन के अवसर देने। खोजबीन के अवसर देने का मतलब क्या है कि बच्चा तर्क की तलाश करता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए उसका जो माइंड होगा वह ज्यादा डेवलप होगा, वह तर्क करने के लिए एग्री होगा। तो इसलिए आज हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर रहा बी, समस्याओं के समाधान के लिए प्रश्न पूछने और खोजबीन के अवसर देना। ये हमारा राइट आंसर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, डेली शाम में 5 बजे ये यूट्यूब पर अपलोड होता है। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो।